धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय श्रीराम, जय जय श्रीराम। आज आपल्या साकोलीमध्ये तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना संबोधित करण्याकरता आलेले, ज्यांनी भारताच्या संसदेमध्ये माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात 370 कलम रद्द करण्याचा त्या ठिकाणी नियम ठेवला, ते आदरणीय अमितभाई शहाजी। आपल्या विभागातले ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय नेते प्रफुल्ल पटेलजी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्माजी, आपले लोकप्रिय उमेदवार ज्यांचा जन्मदिवस आहे ते सुनील मेंढेजी, परिणय फुकेजी, नरेंद्र भोंडेकरजी, राजूभाऊ कारेमोरेजी, मनोहरजी चंद्रिकापुरे, विजयभाऊ रांगडाले, विनोदजी अग्रवाल, गोपालदासजी अग्रवाल, दीपकजी सावंत, राजकुमारजी बडोले, प्रकाशजी बाळबुधे, पंकजजी रांगडाले, शिशुपालजी पटले, नानाभाऊ पंचबुधे, रेखाताई भाजीपाले, बाळाभाऊ काशीवार, केशवभाऊ मानकर, हेमकृष्णजी कापगते, राजेंद्रजी जैन, विश्वाजी पाठक, ब्रह्मानंदजी करंजेकर, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम मी भारतरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने नमन करतो। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला एक असं संविधान दिलं, ज्या संविधानाने समतेचं राज्य आणलं, प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला, संधीची समानता आणली आणि देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी म्हणतात की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान होतं म्हणून चहा विकणारा पोरगा आज देशाचा प्रधानमंत्री झाला। त्या महामानवाला आपण अभिवादन करूया। बंधू भगिनींनो, ही निवडणूक ग्रामपंचायतची नाही, नगरपालिकेची नाही, जिल्हा परिषदेची नाही, विधानसभेची नाही, ही निवडणूक देशाच्या लोकसभेची निवडणूक आहे। देशाचा नेता निवडण्याकरता ही निवडणूक आहे। देशामध्ये कोण प्रधानमंत्री असेल त्याकरता ही निवडणूक आहे। या ठिकाणी सुनील मेंढेजींना ज्यावेळी आपण मत देतो, कमळाचं बटन ज्यावेळी आपण दाबतो, केवळ सुनील मेंढेंना मत मिळत नाही, ते मत थेट मोदीजींना त्या ठिकाणी मिळतं। आणि दुसऱ्या कोणाला मत दिलं तर मत कोणाला मिळतं? राहुल गांधींना मत मिळतं। बंधू भगिनींनो, या देशामध्ये आता दोन खेमे तयार झाले आहेत। एकीकडे विकास पुरुष, जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते माननीय मोदीजी आहेत। मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये एनडीएचे घटक पक्ष आहेत, आपली महायुती आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, शिवसेना आहे, रिपाई आहे, आता मनसे देखील आलेली आहे। एक मोठी महायुती आपली त्या ठिकाणी आहे। बंधू भगिनींनो, आमच्या महायुतीचं इंजिन हे माननीय नरेंद्र मोदीजी आहेत आणि आमचे सगळ्या बोग्या त्याला लागलेल्या आहेत। आणि ही अशी ट्रेन आहे जी विकासाची ट्रेन आहे, ज्या ट्रेनमध्ये बसण्याकरता प्रत्येकाला जागा आहे। दीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर ओबीसी अल्पसंख्याक प्रत्येकाला बसवून मोदीजींच्या नेतृत्वात ही विकासाची ट्रेन पुढे जाते। पण राहुल गांधीची ट्रेन कशी आहे? त्या ठिकाणी केवळ इंजिनच आहे, त्या ठिकाणी डब्बे नाहीच आहे। आता मला सांगा, इंजिन मध्ये कोणाला बसण्याची संधी असते का? इंजिन मध्ये केवळ ड्रायव्हर बसतो। बरं, तिथे इंजिनही एक नाही। राहुल गांधी म्हणतात मी इंजिन आहे, शरद पवार म्हणतात मी इंजिन आहे, उद्धव ठाकरे म्हणतात मी इंजिन आहे, ममता बॅनर्जी म्हणते मी इंजिन आहे, लालू प्रसाद यादव म्हणतात मी इंजिन आहे। बरं, यांचे सगळे इंजिन विरुद्ध दिशेला चाललेले आहेत। कोणी इंजिन दिल्लीकडे ओढतं तर कोणी बारामतीकडे ओढतं, कोणी मुंबईकडे ओढतं तर कोणी कलकत्त्याकडे ओढतं।
यांचं इंजिन जागेवरनं हलतही नाही, डुलतही नाही, बोलतही नाही, चालतही नाही, अशी ठप्प गाडी घेऊन राहुल गांधी या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, मोदीजींच्या विकासाच्या गाडीमध्ये बसून आपल्याला पुढे जायचंय. त्याकरता खऱ्या अर्थानं ही निवडणूक आहे. मी आज आपला फार वेळ घेणार नाहीये. आपल्याला सगळ्यांना अमित भाईंना ऐकायचंय. पण काल राहुल गांधीजी या ठिकाणी आले होते. एकतर राहुल गांधीजी काय बोलतात हे आम्हाला समजत नाही. कधी ते म्हणतात इकडनं आलू टाकला तर तिकडनं सोनं निघते. कधी ते विचारतात पांडवांनी जीएसटी लावला होता का. आता अशा प्रश्नांची काय उत्तर द्यायची. आणि काल इथे येऊन राहुल गांधी ओबीसींच्या संदर्भात बोलले. मी राहुल गांधींना आव्हान देतो, अरे तुम्ही इतके 60 वर्ष या ठिकाणी राज्य केलं. तुमच्या 60 वर्षांमध्ये तुम्ही ओबीसींकरता काय केलं हे सांगा. आणि 10 वर्षामध्ये मोदीजींनी या ठिकाणी ओबीसींकरता काय केलं आम्ही सांगतो. होऊन जाऊ द्या या ठिकाणी शर्यत. अरे तुमच्यापेक्षा 10 पट जास्त गोष्टी आम्ही केल्या. म्हणून आज या देशातला ओबीसी समाज आमच्या पाठीशी आहे. माननीय मोदीजींचं मंत्रिमंडळ देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात सर्वाधिक ओबीसी मंत्री असलेलं मंत्रिमंडळ आहे. या महाराष्ट्रामध्ये इतके वर्ष तुमचं राज्य होतं, तुम्ही ओबीसी मंत्रालय बनवलं नाही. ज्यावेळेस आमचं राज्य आलं, मी मुख्यमंत्री झालो, त्यावेळेस ओबीसी मंत्रालय बनवलं. या महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत ओबीसी हिताचे 30 निर्णय झाले. या 30 निर्णयापैकी 28 निर्णय हे माझ्या कार्यकाळामध्ये या ठिकाणी झाले आणि एकनाथ शिंदेजींच्या कार्यकाळामध्ये झाले. बंधू भगिनींनो, ओबीसी करता हॉस्टेल असेल, ओबीसी करता शिष्यवृत्ती असेल, आमच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलमध्ये जागा मिळाली नाही तर स्वयंसारखी योजना त्या ठिकाणी असेल. आमच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी स्कॉलरशिप असेल. आमच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी पीएचडी करण्याकरता, एमफिल करण्याकरता शिष्यवृत्ती असेल. आमच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांकरता महाज्योती सारखा एक महामंडळ असेल. आमच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना कर्ज मिळावं म्हणून त्या ठिकाणी व्यवस्था असेल. ही प्रत्येक गोष्ट महायुतीच्या सरकारने केली. इतके वर्षात तुम्ही कधी ओबीसीकडे बघितलं देखील नाही. बंधू भगिनींनो, हे लोक संविधानाच्या गोष्टी करतात, पण या संविधानामध्ये पहिल्यांदा ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याचं काम हे देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी केलं. नाहीतर संविधानामध्ये ओबीसीला जागा कुठे होती. जागा तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली होती, पण कायदा तयार करायचा होता. 60 वर्ष तो कायदा काँग्रेसनी तयार केला नाही, तो मोदीजींनी या ठिकाणी तयार केला. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, हे कोणाचेच नाही आहे. आज आपण पाहू शकतो, दीन दलित गोरगरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन करण्याचं काम हे मोदीजींच्या नेतृत्वात चाललेलं आहे. मी या ठिकाणी जास्त वेळ याकरता घेणार नाही की अमित भाईंना आपल्याला ऐकायचं आहे. पण तुम्हाला एवढीच विनंती करतो, आज या ठिकाणी आपल्याला सुनील मेंढेंसारखा एक अतिशय सामान्य घरचा आपला कार्यकर्ता खासदार म्हणून तुम्ही निवडून दिला. 5 वर्ष त्यांनी आपल्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्याकरता मेहनत केली. पुन्हा एकदा सुनील मेंढे तुमच्या समोर आलेले आहेत. बंधू भगिनींनो, आज तर त्यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने तुम्ही त्यांना एक वाढदिवसाची भेट तर देणारच आहात. पण त्यासोबत मी तुम्हाला विनंती करतो, माननीय मोदीजींनी सांगितलं पिछले 10 साल ये केवल ट्रेलर था, अगले 5 साल पिक्चर अभी बाकी है. अगले 5 सालों में जिस प्रकार से देश बदलने वाला है, मला असं वाटतं त्या प्रक्रियेमध्ये आपले सुनील मेंढे हे मोदीजींच्या टीम मध्ये या ठिकाणी खासदार म्हणून आपल्याला पाठवायचे आहेत. आज राज्यातल्या सरकारने
ज्या प्रकारचं काम केलंय प्रफुल्लभाईंनी आपल्यासमोर मांडलंय, मी ते पुन्हा मांडणार नाही. पण एवढंच सांगतो, केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, आम्ही सगळे तुमच्याकरता कटिबद्ध आहोत. 24 तास तुमच्या सोबत आहोत. आणि म्हणून सुनील मेंढेंच्या कमळाचं बटन दाबा. कमळाचं बटन दाबलं, वोट मोदीजींना मिळेल आणि शॉक काँग्रेस पार्टीला मिळेल. त्यांना शॉक द्या, यांना वोट द्या, एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद. मैं इस भारत देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह से अनुरोध करता हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें. अमित भाई आगे बढ़ो. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, क्या हो गया है भंडारा गोंडिया वालों की आवाज को? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी. दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ. विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की. मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता, उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मेरे मित्र और राज्यसभा के सांसद, यही के धरती पुत्र भाई प्रफुल्ल पटेल जी, भाजपा के प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और आज जिनका जन्मदिन भी है और जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, आगे आओ भाई, सुनील मेंढे जी के लिए जोरदार ताली बजाइए जरा. और आज भंडारा गोंदिया की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार. मित्रों, आज बाबा साहेब आंबेडकर की जन्म जयंती है. इसी महाराष्ट्र की पावन भूमि पर जहां वीर छत्रपति ने जन्म लिया, इसी भूमि पर जन्मे बाबा साहेब ने इस देश को, संविधान को बनाकर सबको समेटने का काम किया. बाबा साहेब ने ही इस देश को पूरी संसार में सबसे ज्यादा समावेशी, न्यायप्रिय और सबके साथ समान व्यवहार करने वाला संविधान देने का काम बाबा साहेब आंबेडकर ने किया. मैं वो बाबा साहेब आंबेडकर के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं. मैं आज यहां आया हूं, भंडारा आया हूं, और बाबा साहब का जन्मदिन है, बोले बगैर रह नहीं सकता. एक कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब का नाम लेकर वोट मांगने के लिए घर घर घूमती है. 1954 के उपचुनाव में बाबा साहब के खिलाफ मोर्चा लगाने का काम यही कांग्रेस पार्टी ने किया. चाहे 1952 हो, चाहे 54 हो, एड़ी चोटी का जोर लगाकर बाबा साहब को हराने का काम किया. मतदाताओं को उस जमाने में 1 रुपया
और नमक की पुड़िया देकर गलत तरीकों से बाबा साहब को हराने का काम यही कांग्रेस ने किया। और यही कांग्रेस थी जिसने 5 दशक तक शासन करने के बाद भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया और बाबा साहब का हमेशा अपमान करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब से जुड़े हुए पांचों तीर्थ स्थानों को सम्मानित कर बाबा साहब को युगों युगों तक अमर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहब नहीं रहे बाद में भी झूठ बोलकर उनके स्पिरिट को जमीन के नीचे तक डालने का काम करती है। ये झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल बाबा, हमारे पास 2 टर्म से पूर्ण बहुमत है। हमारे बहुमत का उपयोग हमने कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं किया। हमने बहुमत का उपयोग धारा 370 को हटाने के लिए जरूर किया। हमने बहुमत का उपयोग ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए जरूर किया। राहुल बाबा, लोगों को गलतफहमी मत फैलाओ। आज मैं भंडारा गोंदिया वालों को कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, ना हम आरक्षण को हटाएंगे ना हटाने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भाई और बहनों, ये चुनाव है, उसमें आप मेंढे जी के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाएंगे तो वोट तो आप मेंढे जी को देंगे, मगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भंडारा गोंदिया में दिया हुआ आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के काम आएगा। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी हमारे वादे थे, इस सारे वादों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों को कश्मीर से क्या लेना देना। अरे खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है, भंडारा गोंदिया का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? कश्मीर में तिरंगा फहरना चाहिए या नहीं फहरना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, 17 तारीख को रामनवमी है। मुझे बताओ, मुझे आप सभी लोग बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सालों तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को
अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, नहीं बनने दिया। मोदी जी ने 5 साल में ही कोर्ट का फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। और इस 17 तारीख को 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में भी बताएंगे। भाइयों, मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ का पुनरोद्धार किया, बद्रीनाथ केदारनाथ का नूतन नगरी बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है और गुजरात में पावागढ़ पर शक्तिपीठ को 400 साल के बाद पुनर्स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने हमारे सभी सांस्कृतिक मानबिंदुओं को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। मोदी जी आए, पुलवामा में और उरी में हमला किया, मगर ये पाकिस्तानी आतंकवादी भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भाई और बहनों, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे विदर्भ को यहां पर भी नक्सलवाद छू गया था। आज 10 साल के अंदर महाराष्ट्र, ओडिशा, हैदराबाद, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, इतने राज्यों से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको कहने आया हूं भाइयों बहनों, एक मोदी गारंटी है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 3 साल में छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी अभी राहुल बाबा घोषणा पत्र घोषित कर कहते थे हम गरीबों को गरीबी से बाहर निकालेंगे। अब ये राहुल बाबा का कैसे भरोसा करो भाई? वो तो कभी पढ़ते हैं नहीं, पुरानी बातों की जानकारी लेते हैं नहीं, उनको मालूम नहीं है इस बार के संकल्प पत्र में आपने जो वादा किया है वो आपकी दादी कर गई है। इंदिरा जी ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, सोनिया जी भी गई और राहुल बाबा आए, अब तक गरीबी नहीं हटी। मगर नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 साल तक और राशन मिलने वाला है। आज मोदी जी ने घोषणा कर दी है। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय 70 साल के बाद बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज ही घोषणा किया है कि 3 करोड़ और गरीबों को घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे।
10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया है। और अब माताओं बहनों, खुशियां मनाना, नल से जल आता है, इसी तरह पाइप से गैस आपके घर में पहुंचाने का काम अगले 5 साल में होने वाला है। और 14 करोड़ गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज उनको पूछने आया हूं, 2013-14 में किसान कल्याण कृषि विभाग का बजट कितना था? सिर्फ 22,000 करोड़। राहुल गांधी जवाब दे इस बात का। आपने सिर्फ 22,000 करोड़ का बजट रखा था। 2022-23 में नरेंद्र मोदी जी ने इसको 1,25,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, अभी अभी देवेंद्र जी ने धान पर बोनस दिया है, मगर मैं धान का आंकड़ा भी बताने आया हूं। ये भंडारा गोंदिया धान का क्षेत्र है। 76 लाख लाभार्थियों को सिर्फ देश भर में धान खरीदते थे। अब 1,22,00,000 किसानों का धान खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। और धान का 475 लाख मैट्रिक टन खरीदी होता था, उसको 2 गुना कर 830 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और भाइयों और बहनों, हमने इस देश के इस महत्वपूर्ण हिस्से के लिए समृद्धि मार्ग जो पहले नागपुर तक था, उसको गोंदिया तक एक्सटेंड करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दोनों जिलों में पक्की सड़क बनाने का काम किया। 1 लाख घर इस क्षेत्र के अंदर बनाए। 7 लाख आयुष्मान भारत के कार्ड निकाले। 100 बिस्तरों की क्षमता वाला नया अस्पताल बनाया। 2,10,000 माताओं को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन दिया और 2,40,000 लोगों को घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज यहां पर मैं आया हूं तब शरद पवार जी को भी पूछना चाहता हूं, सोनिया मनमोहन की सरकार का आप हिस्सा थे, आपने महाराष्ट्र को 10 साल में क्या दिया था? गोंदिया वालों, मेरी बात ध्यान से सुनना। 10 साल में कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ दिया था। इसके सामने 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 7,15,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 2,90,000 करोड़ सड़क, रेलवे और बुलेट ट्रेन और एयरपोर्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी अभी मैं उद्धव ठाकरे को देख रहा हूं, वो कह रहे हैं मेरी पार्टी तोड़ डाली भाजपा वालों ने। शरद पवार जी भी कहते हैं मेरी पार्टी तोड़ डाली। मैं आज स्पष्टता करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता के सामने, हमने ना शिवसेना तोड़ी है ना एनसीपी तोड़ी। उद्धव के पुत्र मोह ने शिवसेना तोड़ी और पवार साहब के पुत्री मोह ने एनसीपी तोड़ी। और आज देखिए साहब, यहां के ही नेता महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस का क्या हाल हुआ? आधी शिवसेना और आधी एनसीपी ने पूरी कांग्रेस को आधी करने का काम कर दिया। अब मुझे बताओ भंडारा वालों, ये 3 आधी पार्टियां महाराष्ट्र का भला कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? महाराष्ट्र का भला केवल और केवल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के साथ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, ये देश का चुनाव है।
मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी अभी G20 की मीटिंग हुई, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी की समाधि के सामने नतमस्तक हुए और इतने खराब माहौल में भी दिल्ली डिक्लेरेशन कराकर हमारे कूटनीतिक विजय को नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में इसका परचम फैलाने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये 10 साल मोदी जी का कांग्रेस ने बनाया हुआ गड्ढा भरने में गया है। अगले 5 साल में महान भारत की रचना करने का काम अगले 5 साल में शुरू होने वाला है। और मोदी जी ने देश के सामने एक संकल्प रखा है कि 2047 में हम महान भारत की रचना करेंगे। भाई और बहनों, हमने अभी अभी घोषणा पत्र घोषित किया है। हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि अब देश में, पूरे देश में भाजपा सरकार आने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया जाएगा। हमने कहा है पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ किए जाएंगे, बार बार इलेक्शन नहीं किया जाएगा। हर बुजुर्ग जो 70 साल से ज्यादा आयु का है उसका 5 लाख तक का सारा इलाज का खर्चा इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम नरेंद्र मोदी सरकार उठाएगी। नए 3 करोड़ गरीबों के घर बनाएंगे। झुग्गी झोपड़ी को रहने वालों को प्रायोरिटी देंगे। पाइप से गैस हर घर पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू होगा और पीएम सूर्यघर से गरीब के घर की बिजली का बिल 0 करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया है और हमने लक्ष्य रखा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पेपर लीक के लिए कठोर कानून लाकर पारदर्शी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप, टूरिज्म और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लाखों मौके युवाओं के लिए बनाएंगे और 2036 का ओलंपिक भारत में होगा, वो भी हम सुनिश्चित करेंगे। भाइयों और बहनों, एक और राहुल बाबा है, उनके नेतृत्व में परिवारवादी पार्टियों का गठजोड़ है जो अपने बेटे, बेटी, भतीजे, भतीजियों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर गरीब के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति जिसने 23 साल से एक भी छुट्टी लिए बगैर देश की सेवा करने का काम किया है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर जिस पर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बावजूद 5 पैसे का आरोप न लगा, ऐसा प्रामाणिक नरेंद्र मोदी है। एक और देश की सुरक्षा को अपनी वोट बैंक के लिए ताक पर रखने वाला एक घमंडिया गठबंधन है और दूसरी ओर सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देकर आतंकवाद को समाप्त करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार है। आपको फैसला करना है। मेंढे जी को दिया हुआ आपका वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। मेंढे जी को दिया हुआ आपका वोट भारत को सुरक्षित बनाएगा। मेंढे जी को दिया हुआ आपका कमल के निशान पर वोट भारत के अर्थतंत्र को दुनिया में 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा।
भाई और बहनों, मैं अपील करने आया हूं आप सभी को, हमारे आगे आइए मेंढे जी, हमारे नेता मेंढे जी को, यहीं का आपका ही नेता है, इसको प्रचंड बहुमत से जिताइए और नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? अरे सुनाई नहीं पड़ता भाई, जोर से बोलो, दबाएंगे? 400 पार कराएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? मेंढे जी को जिताएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमित भाई, आपने अपने विचार हमारे सामने रखकर हमें अनुग्रहित किया। मैं इसके बाद जिला के अध्यक्ष प्रकाश जी बाबूदे इनको अनुरोध करता हूं कि वो आभार प्रदर्शन करें। श्री सुनीलजी मेंढे यांच्या प्रचारार्थ भारताचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शहाजी